सोनम और अमित दोनों ही एक दूसरे की राहों को काटते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले थे। सोनम को नहीं पता था कि वो दिल्ली जाकर ऐसा क्या करेगी कि वो अगले दिन देर शाम तक ही सही पर पुणे वापस आ जाए। उसके लिए इस समय मयंक और पापा से बढ़कर और कुछ नहीं था, उसके खुद के सपने और भविष्य भी नहीं। पर अमित इस बार सोच कर ही रह गया कि इस बार वो ये हमेशा की ब्लैकमेलिंग को एकदम से दफन करने ही आएगा। और हाँ, आएगा जरूर। आखिर एएफएमसी उसका पहला प्यार जो था। पर उन दोनों को ये नहीं पता था कि वो दोनों भले ही एक ही जगह पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से होकर निकले थे, पर इन अलग अलग रास्तों की मंजिल एक ही थी। अब से करीब 2 घंटे पहले रघुवंशी हाउस। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? दादी अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी। प्रिया बेटा, जरा देखो तो कौन है दरवाजे पर। कविता जी किचन में चाय बना रही थी और उन्होंने वहीं से गार्डन में अखिलेश जी के साथ योगा कर रही प्रिया को आवाज लगा दी थी। प्रिया थोड़ा थोड़ा बेमन से उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजा खोला तो आगंतुक को देखकर हैरान रह गई थी। दरवाजे पर अवनी खड़ी थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर। अवनी दी, आप और इस समय? प्रिया के मुंह से निकल गया। हाँ क्यों नहीं आ सकती क्या? अवनी ने भी सवाल के बदले सवाल कर दिया। वो ये लड़की भी ना अभी दरवाजा खोलने में इतनी आनाकानी कर रही थी और अब लगता है कि आने वाले के साथ ही कहीं चली गई है। कविता जी हाथ पोंछते हुए बाहर गेट की तरफ चली आई। अरे अवनी बेटा! कविता जी खुशी से चहक उठी थी। अवनी ने आगे बढ़कर कविता जी को गले लगा लिया और कहा कि हाँ मासी, मैं ही हूँ। पर प्रिया को तो शायद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ही हूँ, और वो भी सुबह सुबह। हाँ तो ऐसे तो बुलाने पर आप नहीं आती हो, और आज बिना बुलाए सुबह सुबह ही दर्शन दे दिया आपने। प्रिया ने झूठ मूठ नाराजगी जताई। अरे कौन सा इतनी सवेरे सवेरे, जब हमारी पीयू की शिकायत पेटी खुल गई सा। सबकी गपशप सुनने के बाद दादी को भी अंदर अपने कमरे में चैन नहीं मिला और वो भी धीरे धीरे चलते हुए बाहर आ गई। दादी, मैं अवनी। अवनी ने दादी को गले लगाते हुए कहा। आहा मेरी बच्ची। दादी ने भी अवनी के माथे पर प्यार से चूम लिया। अवनी को बरबस ही कल मयंक के साथ बिताए हुए पल याद आ गए और उसके गोरे गोरे गाल अब और भी ज्यादा सुर्ख हो गए। हाँ, जो दादी क्या किस करने से भी ये छोरी घड़ा सर मारी सा यो के चक्कर से महारा राम जी। प्रिया की जासूस नजरें अवनी के चेहरे के भावों को ही देखे जा रही थी। मासी, मौसा जी, अवनी ने कविता जी से अखिलेश जी के बारे में जानना चाहा। मैं इधर हूँ बेटा जी। अखिलेश जी गार्डन की तरफ से आते हुए बोले। अवनी ने उनको भी गुड मॉर्निंग विश किया। आओ बेटा, चलो आराम से बात करते हैं। अखिलेश जी ने अवनी से कहा और अंदर लिविंग एरिया की तरफ चले गए। आप लोग बात कीजिए, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। कविता जी ने किचन की ओर रुख करते हुए कहा। नहीं नहीं मौसी जी, आप भी बैठ जाइए ना प्लीज, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अवनी कहते कहते अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को रुमाल से पोंछ रही थी। बेटा काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। ये सब तुम्हारे अपने हैं और तुम अपने ही घर में हो, तो फिर ये घबराहट कैसे? हाँ, अखिलेश जी ने सौम्यता के साथ कहा। अवनी, अब बता भी दो ना, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? कविता जी वहीं एक सोफे पर बैठ गई थी। वो दरअसल बात यह है कि अवनी ने रुक रुक कर बोलना शुरू किया और घर के सभी लोगों की नजरें उस पर जम गई। सबके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ खुशी झलक रही थी, सिवाय अखिलेश जी के, क्योंकि उन्हें अवनी के आने के बारे में और उसकी बातों के बारे में पहले से ही आइडिया था। बाकी सब लोगों के चेहरे पर खुशी से भी ज्यादा हैरानी थी कि इतना बड़ा और खतरनाक काम इतनी आसानी से हो जाएगा क्या। सब लोग दादी की तरफ देखने लगे। के यो था लोग मारे को ऐसे का देख रहे थे? दादी थोड़ा शंकित हो गई थी अब तक। जब हम लोग आंसू कोई काम को नहीं बढ़े तो फिर मारे कोई सुल्ली पर टांग दे उठे। दादी थोड़ा सा नाराज हुई, पर सिर्फ ऊपर से ही, बाकी भीतर से तो दादी के मन में भी घड़े लड्डू फूट रहे थे। तो फिर ठीक है, मैं अभी के लिए चलती हूँ, फिर कल मिलते हैं। अवनी ये कहकर जैसे ही उठने को हुई, कविता जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हें बिना नाश्ता किए जाने नहीं देंगे। और उससे पहले मिठाई। प्रिया तब तक मिठाई लेकर आ चुकी थी। अवनी ने मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर ले लिया और प्रिया के पास जाकर धीरे से बोली, अभी के लिए बस इतना ही। वो क्या है ना कि मुझे मेरी शादी के लहंगे में एकदम फिट दिखना है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अवनी को हाथ पकड़कर एक कोने की तरफ ले गई और बोली, हाँ दी, मैं भी समझती हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अवनी ने हैरानी से पूछा। जब दादी ने आपके माथे को किस किया तो आपके चेहरे की रंगत कुछ ज्यादा ही गुलाबी हो गई थी। कोई खास रीजन? हाँ, प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर शरारत से कहा। अवनी के चेहरे पर एक बार फिर से गुलाबी रंगत आ गई थी और वो नजरें नीचे कर मुस्कुरा उठी। ओए होए, क्या बात है, कुड़ी ते शर्माती भी है। हाय मेरे रब्बा, मर जावा गुड़ खा के। प्रिया ने उसके कंधे पर अपने कंधे को टकरा कर कहा। प्यू, तुम कुछ ज्यादा शरारतें नहीं करने लगी हो आजकल? हाँ, अवनी ने प्रिया के कान पकड़ते हुए कहा। और वैसे भी जब तुम्हारी शादी तय होगी ना, तब तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा इस गुलाबी रंगत के बारे में। अवनी ने धीरे से उसके कान में कहा। आप दी छोड़िए ना, लग रही है। प्रिया ने झूठ मूठ दर्द से चिल्लाते हुए कहा। अवनी ने उसके कान छोड़ दिए और प्रिया थैंक यू दी बोलकर उसके गले लग गई। अब चलो नाश्ता करते हैं, मुझे फिर बहुत सारे काम निपटाने। अवनी ने प्रिया को हाथ से पकड़ा और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। इधर सोनम और अमित की फ्लाइट्स आगे पीछे की ही थी। इस हिसाब से सोनम का दिल्ली पहुंचना सुबह 11 बजे तक था और वो बहुत ही बेचैनी से फ्लाइट के लैंड होने का इंतजार कर रही थी। अमित की फ्लाइट भी करीब आधे घंटे के अंतर से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग लाउंज तक का सफर उसने अपने धड़कते हुए दिल के साथ किस तरह से पूरा किया, ये सिर्फ वही जानती थी।
2 घंटे के सफर में वो कान्हा जी से मयंक और पापा की सलामती की दुआ मांगते आई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे सामने की ओर खड़े मुस्कुराते हुए सत्येंद्र जी दिखाई दे गए। वो फौरन भागकर सत्येंद्र जी के गले लग गई और आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, पापा आप ठीक तो है ना? भाई भाई कहाँ है? वो नहीं आया आपके साथ? वो ठीक तो है ना? सोनम बस लगातार पूछे ही जा रही थी और सत्येंद्र जी खामोश और मुस्कुराती हुई नजरों से बस उसे देखे ही जा रहे थे और सोच रहे थे कि सच में कितना प्यार करते हैं ये मुझसे और मयंक से, जो बस एक फोन कॉल पर अपना इतना इंपॉर्टेंट इवेंट छोड़कर यहाँ आ गई। हाँ हाँ बिट्टू, तेरा भाई बिल्कुल ठीक है, चल खुद ही देख लेना अपने भाई को। सत्येंद्र जी ने मुस्कुराते हुए गाड़ी के आगे की तरफ के दरवाजे को खोल दिया और सोनम थोड़ी सी निश्चिंतता और थोड़े से नासमझी वाले भाव में उलझी हुई गाड़ी में बैठ गई। दिल्ली में ही विकासपुरी का एक पॉश इलाका। मयंक अपनी सोसाइटी के गेट पर ही खड़ा अपनी छोटी का इंतजार कर रहा था। बार बार वो सड़क को दूर तक निहार लेता और फिर खामोशी से इधर उधर देखकर खुद को उलझाए रखने की कोशिश करने लगता। भैया तोहार ऐसा परेशान हो तो बिटिया जल्दी ना आ जाइबे, तनिक देरी हियां बैठ ले हो, पैर पिरान लगे हो तोहार। सोसाइटी का वॉचमैन भी बहुत देर से मयंक की बेकरारी को देख रहा था और सोच रहा था कि आज के जमाने में भी कोई ऐसा भाई है जो अपनी बहन का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इतना प्यार करता है। मैं ठीक हूँ काका, अब आराम तो तभी मिलेगा जब मैं अपनी बिट्टू को अपनी आंखों से जी भर के देख लूंगा। मयंक ने फिर से एक नजर सड़क पर डालते हुए कहा, अतना ही था तो फिर आप काहे नहीं गए एयरपोर्ट पर, वही कर लिए खातिर? वो वॉचमैन बोला, क्योंकि मेरी छोटी सच में अब भी छोटी ही है, मुझे देखकर ही रोने लगती और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता, इसलिए। ये कहते हुए खुद मयंक की आंखों की कोरें ही भीग गई थी। भैया रो तो आप अब हो रहे हो, वॉचमैन धीरे से बोला। अब आप ही बताइए कि जब मैं यहाँ हूँ तो उसकी बातें मुझे रुला रही हैं, जो अगर मैं उसके सामने वहाँ चला जाता तो फिर मैं उससे संभालता या फिर खुद को। मयंक अपनी आंखें साफ करके हल्का सा हंसते हुए बोला। इतनी देर में बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी और मयंक तेजी से गेट की ओर भागा। गाड़ी रुकते ही भाई, सोनम फौरन भागकर मयंक के पास आई और उसके कंधों पर हाथों को छूते हुए बोली कि भाई भाई आप ठीक तो है ना? हाँ भाई मयंक, बता दो इसे कि तुम ठीक हो या नहीं। रास्ते भर इसने बस एक यही सवाल पूछ पूछ कर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। पीछे से गाड़ी पार्क करके आते हुए सत्येंद्र जी भी हंसते हुए बोले, क्या पापा आप भी? सोनम मयंक के गले लगते हुए ही बोली थी। सोनम मयंक और सत्येंद्र जी के साथ बिल्डिंग के अंदर चली गई। भाई हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपने हमें इतनी अर्जेंटली यहाँ क्यों बुला लिया, और तो और पापा भी आपके साथ यहाँ है, जबकि पापा को तो यहाँ की भागदौड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें तो शांतिवन के अलावा और कहीं चैन मिलता ही नहीं है। सोनम लिविंग एरिया के सोफे पर बैठी हुई मयंक के हाथों की बनी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी और सत्येंद्र जी बालकनी में खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। बिट्टू कुछ जरूरी ही बात थी जो तुझे इस तरह से यहाँ बुलाना पड़ा। मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं तुझे सही बात बताकर यहाँ आने के लिए कहूँगा तो तू शायद नहीं आती। सोनम चाय का कप सेंटर टेबल पर रखकर मयंक के पास जाकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, भाई आप बस हमें कह देते कि हमें दोपहर तक आपके पास आना है, हम बिना किसी सवाल जवाब के आपके पास आ जाते। आपको पता है कि जब पापा ने हमसे इतनी घबराई हुई आवाज में बात की थी, हम कितना परेशान हो गए थे। रास्ते भर न जाने कैसे कैसे ख्याल हमारे दिमाग में आते रहे। 2 घंटे का सफर हमारे लिए 2 जन्मों के बराबर हो गया था। बिट्टू मुझे और कोई तरीका समझ ही नहीं आया था तुझे यहाँ बुलाने के लिए। तेरी हालत मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे तेरे बेहतर फ्यूचर के लिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा। वैसे भी तेरे पीछे माँ इतना कुछ कर चुकी थी कि अगर मुझे वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो न जाने क्या क्या हो जाता। मयंक के चेहरे पर उदासी घिराई थी। माँ उन्होंने क्या किया? सोनम हैरान रह गई थी पूनम जी का नाम सुनकर। और फिर मयंक ने उस दिन सोनम को एयरपोर्ट पर छोड़ के आने के बाद घर पर हुई सारी बातों को बता दिया। सोनम आंखों में हैरानी और अविश्वास लिए हुए चुपचाप मयंक को सुन रही थी। माँ उससे नफरत करती हैं ये बात वो जानती थी, पर उनके मन में उसके लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि वो उसकी पूरी जिंदगी अंधकार में करना चाह रही थी। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब मैं माँ को या फिर मामा जी मामी जी को कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। पर भाई वो माँ हमारी शादी ही तो कराना चाहती थी ना, इसमें गलत ही क्या है? आपने एक बार फिर से माँ से हमारी वजह से झगड़ा कर लिया, हम माँ से कैसे नजरे में आ पाएंगे? सोनम एक बार फिर से मयंक और पूनम जी के रिश्ते को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने से गुरेज नहीं कर रही थी। तू पागल हो गई है क्या? तुझे होश भी है कि तू क्या कर रही है? मयंक ने उसके कंधों को पकड़कर झकझोरते हुए कहा। बेटा तू अपनी जिंदगी कुर्बान भी कर देगी ना, फिर भी पूनम तुझे कभी समझ नहीं पाएगी। सुन, बालकनी से अंदर आते हुए सत्येंद्र जी ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मयंक ने सोनम की तरफ एक आस भरी नजरों से देखा। इससे पहले कि माँ को एक बार फिर से किसी ऐसे वैसे परिवार से तुझे जोड़ने का मौका मिले, मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है छोटी। मयंक ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार और अपनेपन से कहा। सोनम का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, ये सोचकर कि अब भाई उससे क्या कहना चाहते हैं। सॉरी बिट्टू, पर मैं तेरे लिए अब किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ।
माँ अपनी बेहुदा हरकतों से नहीं मानेंगी, और अगर उन्होंने कभी मेरी गैर मौजूदगी में और बिना मेरी जानकारी के तेरे लिए किसी ऐरे गैरे को पसंद कर लिया ना, तो फिर शायद मैं भी माँ बेटे के रिश्ते के लिहाज में बंध जाऊंगा। पर मैं अपनी आंखों के सामने तेरी जिंदगी को यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पसंद किया बिट्टू। मयंक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे हुए ही कहा। सोनम तो जैसे जड़ हो गई थी ये सुनकर। उसके मन के भाव से मयंक अबूझ नहीं रह सका था। उसने सोनम को अपने पास बहुत प्यार से बैठाया और धीरे से कहना शुरू किया, बिट्टू, मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे लिए रिश्ता बिना तुझसे पूछे ही तय कर दिया है, पर यकीन मान, ये लड़का तेरे लिए हर मायने में बहुत ही सही साबित होगा। तुझे उस घर में सौंपने के बाद मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ सोनू, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उस परिवार को। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भले ही तुझे पूनम जी से माँ का प्यार ना मिला हो, और वहाँ तुझे न सिर्फ माँ का प्यार मिलेगा, बल्कि वहाँ तुझे एक छोटी सी प्यारी सी बहन और दादी भी मिलेंगी। एक लड़के से रिश्ता जोड़कर तुझे ये सारे प्यारे से रिश्ते तोहफे में मिल जाएंगे मेरी गुड़िया। सत्येंद्र जी ने भी सोनम के हाथों को अपने हाथों में लेकर वहीं उसके पास बैठते हुए कहा। दोनों बाप बेटे सोनम की ओर देख रहे थे कि पता नहीं सोनम का क्या रिएक्शन होगा। हालांकि उन्होंने सोनम के लिए ये रिश्ता तय किया था, पर अब भी आखिरी फैसला सोनम का ही था। उसके हाँ कहने पर ही आगे की बात निर्भर थी। आप दोनों ने हमें उस समय अपनाया था जब हमें सच में सहारे की जरूरत थी, और हमारे अपने जन्मदाता ही हमें असहाय स्थिति में छोड़कर चले गए थे। हमें अपने घर में एक पारिवारिक सदस्य की जगह देने से लेकर आज तक आप दोनों ने हमारे लिए जो भी फैसला किया है, हमने हमेशा ही उसे अपने सर माथे पर लिया है, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारे लिए जो भी सोचेंगे वो निश्चित रूप से हमारे भले के लिए ही होगा। फिर चाहे वो हमें अपनी बहन, अपनी बेटी का दर्जा देना हो, या फिर हमें सबसे लड़कर एएफएमसी भेजना हो, और हमें आज भी आपके इस फैसले से कोई एतराज नहीं है पापा, भाई। सोनम अपने दोनों हाथों से सत्येंद्र जी और मयंक का एक एक हाथ बहुत मजबूती से पकड़े हुए थी। सत्येंद्र जी ने सोनम को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम हमेशा से मेरा गुरूर रही हो मेरी लाडो। तुमने तो मेरे घर परिवार में आकर मेरी जिंदगी को और मुझसे जुड़े हर रिश्ते को पूरा कर दिया था मेरी बच्ची। बिट्टू, मैं भी हूँ, मयंक ने धीरे से कहा तो सोनम ने पलटकर मयंक को भी अपने साथ खींच लिया। अब सत्येंद्र जी के दोनों बच्चे उनके सीने से लगे हुए थे, और आज उन्हें खुद से ज्यादा खुशनसीब और कोई नहीं लग रहा था। उनके जीवन के दोनों आधार स्तंभ उन्हें मजबूती से जो थामे हुए थे। तो वैसे मेरे फोन की गैलरी में उस लड़के की फोटो है, तू चाहे तो देख सकती है, मयंक ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। सोनम कुछ नहीं बोली, वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रही। पापा, आइए हम लोग जरा कल की कुछ तैयारियां कर लें, मयंक ने सत्येंद्र जी से कहा, और वो दोनों ही उठकर वहां से बाहर निकल गए। बिट्टू, दरवाजा बंद कर ले अंदर से, हम लोगों को आते हुए थोड़ी सी देर हो जाएगी, मयंक ने बाहर दरवाजे से ही खड़े होकर कहा। सोनम एक फीकी मुस्कान लेकर दरवाजे पर आई और कहा कि जल्दी आना भाई, हम यहाँ अकेले बोर हो जाएंगे। अरे अकेली कहाँ है तू? फोन छोड़कर जा रहा हूँ ना अपना तेरे पास, तब तक फोटो गैलरी में जाकर तू टाइम पास कर सकती है, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनम एक बार फिर से शांत हो गई थी। मयंक सत्येंद्र जी के साथ मार्केट के लिए निकल गया और सोनम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। सेंटर टेबल पर रखा मयंक का फोन उसे शायद अपनी तरफ बुला रहा था, पर उसने सोचा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। जब भाई ने हमारे लिए सब कुछ तय कर ही दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कैसा दिखता है। वो तो अपने भाई और पापा की खातिर मान गई थी, पर असली ड्रामा तो अभी बचा हुआ था। रघुवंशी हाउस के बड़े से मेन गेट के सामने खड़ा हुआ अमित आज अंदर जाते हुए कतरा रहा था। यूं अचानक से पापा का एक मेल, कम सून, दादी इज नॉट फीलिंग वेल। इतना पढ़ने के बाद तो उसे दिल्ली आना ही आना था। ठीक है, वो थोड़े से ज्यादा अक्खड़ है, गुस्सैल है, पर फिर भी अपनी फैमिली के लिए उसका प्यार किसी से छुपा नहीं था। पापा का मेल पढ़कर वो भी तुरंत ही निकल पड़ा था, और अब उसे अंदर की फैली हुई शांति बहुत अजीब लग रही थी। पर अब जब वो यहाँ तक आ गया था तो फिर अंदर तो जाना ही था। अमित ने